हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली काजू नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है, जो कि होने वाला है थोड़ा इमोशनल और साथ ही काफी ज्यादा अमेजिंग भी। तो आपको भी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इहारू रेनो को उठाकर होंजू के पास ले आता है ताकि वो उसके पास आकर उस पर एक पावरफुल अटैक कर सके। लेकिन इस होंजू को मारना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है और उसे मारने से पहले उसकी कोर को बाहर लाना जरूरी है, जो कि रेनो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब है और उसकी एक टांग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और वो तो हिल तक नहीं सकता। तो इसलिए इहारू दौड़ पड़ता है उस होंजू पर अटैक करने के लिए। लेकिन कैप्टन ओगाटा कहता है कि 24% पावर के साथ वो कभी भी इस होंजू की कोर को बाहर नहीं ला पाएगा। लेकिन तभी इहारू एक जबरदस्त छलांग लगाकर इस पर अटैक कर देता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ तक कि ओगाटा खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 24% लेवल वाला बंदा इस तरह का अटैक कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो इहारू की पावर लेवल को चेक करने का कहता है, जो कि 41% तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो वो वापिस से 22% पर आ जाता है। तभी वो होंजू भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इहारू उसके अटैक से बचकर सीधा हवा में कूद जाता है और फिर से उसका पावर लेवल 41% हो जाता है, जो देखकर ओगाटा भी काफी ज्यादा भड़क जाता है कि भाई इस बंदे की पावर लेवल कितनी ज्यादा अनस्टेबल है। ओगाटा की वॉइस कैप्टन बताती है कि जब भी इहारू फाइटिंग मोड में होता है तो उसकी पावर लेवल पीक पर पहुंच जाती है, बिल्कुल कैप्टन ओगाटा की तरह। और जब उसकी पावर लेवल बढ़ती है तो वो भी रेनो की जितना ही पावरफुल बन जाता है, बस उसे अपनी पावर लेवल को स्टेबल रखना सीखना होगा। तो इसके बाद इहारू अपनी पूरी ताकत से इस होंजू पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है। तो इस वजह से अब इस होंजू का कोर भी बाहर आ जाता है और रेनो एक पावरफुल अटैक कर देता है सीधा इसकी कोर पर, और इसके एक अटैक से ही ये होंजू सीधा जमीन पर जा गिरता है, जो देखकर ओगाटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ में एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हिकारी यानी कि किकोरू की मदर ओगाटा से कहती है कि उसके सेल्स की पावर से ये पता चला है कि वो भी एक काजू नंबर वाले वेपन का यूज कर सकती है, इसलिए वो काजू नंबर 4 के वेपन को यूज करने के लिए एक टेस्ट देने वाली है। तो वो ओगाटा से पूछती है कि तुम बताओ कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि एक काजू नंबर वाले वेपन का यूज कर सकूं या फिर नहीं। तो इसके बाद स्टोरी फिर से वापस प्रेजेंट में आती है और ओगाटा सोच रहा होता है कि अगर उस दिन मैं हिकारी को मना कर देता तो क्या वो आज जिंदा होती या नहीं। और साथ ही हम देखते हैं कि ये होंजू अब मर चुका होता है और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इहारू भी सीधा भागते हुए आता है रेनो के पास और ये दोनों अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं। और अब ओगाटा भी रेनो से कहता है कि चाहे जैसे भी उसने इस होंजू को हरा दिया है तो अब से वो नंबर 6 वाले वेपन को यूज कर सकता है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना आशिरो भी ओगाटा से फोन पर पूछती है कि रेनो का टेस्ट कैसा था। तो इस पर ओगाटा कहता है कि वो काफी जिद्दी है और काफी ज्यादा जोखिम उठाता है, जो कि नंबर 6 के वेपन के लिए एकदम परफेक्ट यूजर है। और साथ ही वो कहता है कि वो उन दोनों को वो सब कुछ सिखाएगा जो कि वो उन्हें सिखा सकता है और वो उन्हें ऐसा योद्धा बनाएगा जो देखकर सभी लोग दंग रह जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रेनो के काजू नंबर 6 वाले वेपन की बात उसके सभी दोस्तों को भी बता दी जाती है, जो सुनकर काफका कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर रेनो नंबर 6 वाले वेपन का यूज करके काजू नंबर 9 से फाइट करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी किकोरू उसे एक जोरदार पंच दे मारती है और कहती है कि रेनो भी एक सोल्जर है और उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और साथ ही वो सोचने लगती है कि अगर रेनो ने खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है तो मुझे भी खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ काफका रनिंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि रेनो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक तरफ वो है जो कि सिर्फ अपनी काजू वाली पावर्स पर ही रिलाई कर सकता है, वो खुद बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है और वो किसी को भी बचा नहीं सकता। तभी उसके सामने वॉइस कैप्टन होशिना आ जाता है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर काफका पर अटैक कर देता है, जिस वजह से भाई काफका की तो हालत ही खराब हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये सोट नकली होती है और वो बस काफका से पिछली लड़ाई का बदला ले रहा होता है, उसे डरा कर। साथ ही वो काफका को थैंक्स भी बोलता है 3rd डिवीजन को बचाने के लिए। होशिना बताता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम जितनी भी बार काजू में ट्रांसफॉर्म होगे तो तुम्हारे वापिस से ह्यूमन बनने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम नॉर्मल इंसान नहीं बन पाओगे। तो इसलिए वो काफका को ट्रांसफॉर्म होने से मना करता है कि उसे खुद को काजू में बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद काजू नंबर 9
से लड़ेगा और उसे हराएगा, जो देखकर काफका भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वॉइस कैप्टन तो सचमुच में काफी भला इंसान है। लेकिन फिर भी वॉइस कैप्टन सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए, जब भी काफका किसी को मुसीबत में देखेगा तो उसकी हेल्प करने के लिए वो बिना सोचे समझे ही खुद को काजू में बदल लेगा, और अगर उसे काजू में ट्रांसफॉर्म होने से रोकना है तो उसका बस एक ही इलाज है, और वो है इसे ताकतवर बनाना। तो इसके बाद होशिना काफका को एक श्राइन में लेकर जाता है। ये वो श्राइन है जहाँ पर काजू से लड़कर मरने वाले लोगों को दफन किया जाता है, और ये श्राइन यहाँ पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि हिस्ट्री में होने वाली एक काफी बड़ी लड़ाई भी यहीं इसी जगह पर हुई थी। तो इसके बाद होशिना काफका को फाइटिंग करना सिखाने लगता है कि वो बिना किसी वेपन या सूट के बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह किस तरह से लड़ सकता है। वो काफका से कहता है कि मैं तुम्हारी पावर लेवल को तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल को जरूर इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इसके बाद वॉइस कैप्टन काफका को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। काफका काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता होशिना पर। लेकिन फिर भी होशिना काफका की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन फिर भी इतनी पावर काफी नहीं है, और ये कहकर वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है। तो इस वजह से काफका उसके अगले अटैक को डॉज करने के लिए फुल तैयार हो जाता है और अपने हाथों को अपने सामने रख लेता है। लेकिन इस बार होशिना उस पर अटैक नहीं करता और वो रुक जाता है और कहता है कि देखो काफका, तुम अपनी काजू वाली पावर पर ही रिलाई कर रहे हो, और अभी भी तुम नंबर 8 की तरह ही फाइट कर रहे हो, क्योंकि तुम उसकी पावर और उसकी रीजनरेशन वाली एबिलिटी पर ही रिलाई कर रहे हो। और ये कहकर वो उसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिस वजह से काफका सीधा जमीन पर गिरता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये पंच बिल्कुल वैसा ही है जो कि डायरेक्टर इसाओ ने उसे मारा था। तो इस पर होशिना इसे बताता है कि ये एक ऐसा मूव है जो कि डिफेंस फोर्स ने बिना किसी हथियार और सूट के काजू से लड़ने के लिए बनाया है, और इस मूव को सबसे पहले डायरेक्टर इसाओ ने मास्टर किया था। तो होशिना कहता है कि वो काफका को ट्रांसफॉर्म होने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसे इतना पावरफुल बना सकता है कि वो ज्यादा देर तक काजू फॉर्म में ना रहे। होशिना काफका से कहता है कि जब तक वो जापान में रहेगा उसे काजूस के अटैक को झेलना पड़ेगा। सिर्फ काजू नंबर 9 ही नहीं, उसे और भी काफी ज्यादा पावरफुल विलन्स का सामना करना पड़ेगा, और जब वो ये सब खुद के दम पर करेगा तो तब वो मिना आशिरो के बगल में खड़ा हो सकता है। ये सुनकर अब काफका भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं खुद को पावरफुल बना कर ही रहूंगा। खैर, तो इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले काफका को यहाँ पर कोई वॉरियर टाइप बंदा दिखाई देता है, और तभी वो यहाँ से गायब भी हो जाता है, और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काजू नंबर 8 के अलावा डैन गाजियाकोटा और सोलो लेवलिंग की मानवा को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो।